तो एक एक क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से करेंगे आज इस 7 नंबर के चैप्टर में। हम लोगों ने पहले 6 चैप्टर लगातार ऑब्जेक्टिव किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाओगे तो बैक टू बैक आपको ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखना, मैं हमेशा मेहनत करने के बाद एनालिसिस करने के बाद चीज़ें लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और एक जगह से जुड़े रहो और एक बेहतर नंबर आप लोग लेकर आ पाओ। क्लियर है? तो पहले सवाल के ऊपर हम लोग इसमें बात करेंगे जो आपका चैप्टर है आनुवांशिकी एवं जैव विकास। क्लियर है मेरे भाई? पहला सवाल है, ध्यान से देखना। आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है मेरे भाई? जीवाश्म, कायिकी या आनुवांशिकी तथा विभिन्नता। तो आनुवांशिकी तथा विभिन्नता हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जीव विज्ञान के वह शाखा के अंदर जो चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन पे अगर आपका पकड़ रहेगा तो आप एक एक क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीके से उखेड़ दोगे। ठीक ना? देखो दूसरा सवाल है, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो क्लियर तरीके से मेरे भाई आपको समझ में टोटल चीज़ें आ रही होंगी, तो हम लोग बारीकी तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है ना? चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल आपका कह रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है, किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी जीवाश्म का जो वायु होता है ना, एज होता है, याद रखना, वो निर्धारण किया जाता है मेरे भाई। वो निर्धारण किया जाता है पृथ्वी के चट्टानों की गहराई नहीं, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से नहीं, और जीवाश्म के अध्ययन से नहीं। तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। क्लियर है? चलो तो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है। और 4 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना, संवृत्त अंग होते हैं। क्या होते हैं वो? संवृत्त अंग होते हैं। तो अच्छे से क्लियर है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है कि असमजात अंग का निम्न में से कौन उदाहरण है? पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, घोड़ा एवं मेढक के अग्रपाद, चमगादड़ एवं पक्षी के अग्रपाद, या हवेल के फ्लिपर एवं मनुष्य के अग्रपाद। तो 4 ऑप्शन में से तुम्हें फटाक से आंसर बताना है। तो पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, है ना, ये असमजात अंग होते हैं। क्लियर है? चलो तो अच्छे से क्वेश्चन पे जब आपका पकड़ रहेगा तो आप बेहतर तरीके से बता दोगे। मैंने कभी भी फेंकने वाला काम नहीं किया, झूठ बोलने वाला काम नहीं किया, बेहतर कंटेंट लेकर आता हूँ, बेहतर तरीके से आप सभी को देता हूँ। मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं? ये अंग पूछ रहा है मेरे भाई, समजात अंग है, असमजात अंग है, समरूप अंग है, या इनमें से सभी हैं? तो जो 6 का ऑप्शन नंबर होगा ना, वो असमजात अंग होगा। मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के जो पंख होते हैं कैसे अंग होते हैं? समजात अंग होते हैं, याद रख लेना। क्लियर है? चलो अगला सवाल है तुम्हारा 7 नंबर का। स्पेशल ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज ही है और मेरा काम है ऑब्जेक्टिव में आपसे एक बेहतर नंबर फुड़वा देना मेरे भाई। कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषय पर्यावरण स्थानों में आज भी जीवित है? पर्यावरण अवस्थानों की बात कर रहा है ना? चलो तो आज भी जीवित है। डायनासोर, विषाणु, जीवाणु या पक्षी? 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं मेरे भाई, फटाक से आंसर दो। चलो फटाक से आंसर दो मेरे भाई। जीवाणु आज भी जीवित है। ये क्या? जीवाणु आज भी जीवित है हमारे पर्यावरण में। ठीक है? अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 8 नंबर का सवाल है। और सवाल कह रहा है कि नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया है ना, पाया गया था? कौन सा? अनोनायट, है ना, ट्राइलोबाइट, डायनासोर कपाल या नाइटिया? चलो 8 का ऑप्शन फटाक से दो मेरे भाई। तो डायनासोर कपाल पाया गया था, है ना। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया था? तो डायनासोर कपाल पाया गया था। तो क्लियर तरीके से आपको ये 8 नंबर का सवाल याद हो गया होगा। अभी तक आप 10 करोगे, राइट? कितने करोगे? 10 क्वेश्चन करोगे, देन आप रियलाइज करोगे, यार एक बार रिकॉल करोगे, रिवीजन करोगे कि आपको कितना याद हुआ है मेरे भाई। ठीक है? जीवाश्म विज्ञान है। जीवाश्म विज्ञान है किस तरह का? बताओ, फटाक से आंसर दो। जीवाश्मों का अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान एक जीवाश्मों का अध्ययन है। तो
तो अच्छे से याद रखना है ना, शॉर्ट में। क्लियर है? 1 नंबर में भाई ये पूछता ही है, तो सिंपल सा सवाल है और इसका आंसर हमने 1 नाम में दे दिया ना। मज़े से पढ़ाई करो और इधर उधर भटकना नहीं है। दोस्ती बनाए हो चलो सही है, बट दोस्त के आधार को समझना है। क्लियर ना? इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। किस जाति में मेरे भाई? शेर के, गेंडा के, या चिंपांजी के, या मनुष्य के? तो चिंपांजी में, है ना। किसमें? चिंपांजी प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। क्लियर याद रहना चाहिए आप लोगों को। देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन जब करा रहा हूँ तो क्वेश्चन पे पकड़ बना के रखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है, आप उसका आंसर क्या दे रहे हो मेरे भाई। ठीक है? ब्रह्म आकृति, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखो, ब्रह्म आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? तो अभिलक्षण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। क्लियर ना? अभिलक्षण कहलाता है, याद रखना। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोधों से अलग अलग समूहों में बांट जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? जो बट जाती है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था, तो बट जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो जो उत्पन्न होता है, एक नई उप प्रजाति उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक नई उप प्रजाति मेरे भाई उत्पन्न होता है। और बट जाती है तो उप आबादी भी और जाति उद्वन भी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन होगा डी नंबर का। ठीक है ना? सब ऑप्शन मैंने गौर नहीं करा था, तो सब इनमें से सही है मेरे भाई। तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि 13 नंबर का सवाल है आपका। और 13 नंबर का सवाल करेंगे, आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को हम लोग कहते हैं प्रजाति। आपस में प्रजनन करने वाले हम लोग जाति के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। और अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 14 नंबर का बेसिकली सा सवाल है, और इसका आंसर आप फटाक से दोगे। क्लियर ना? देखो, एक प्रजाति विशेष में वसंगत विभिन्नता उत्पन्न कर सकती है। एक प्रजाति विशेष में वसंगत विभिन्नता मेरे भाई उत्पन्न कर सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? उप प्रजाति जो है वो विभिन्नता को उत्पन्न कर सकती है। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। 15 नंबर का सवाल है हमारा कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज को क्या कहते हैं हम लोग? यानी वो क्या कहलाती है? आणविक जतिवृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविक जतिवृत्त कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल है, और ध्यान से देखो। ठीक है? अगला सवाल है आपका कि परिस्थितियों के कारण, है ना, यहाँ पर होना चाहिए था परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है मेरे भाई अनुकूल, या प्राकृतिक चयन, या पुनर्योग। चलो 3 को ऑप्शन में से फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा? अनुकूल। यानी कि ए नंबर का जो तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन? ए नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इन सब को भूल जाओ, और ये जो तुम्हारा अनुकूल दिख रहा है ये तुम्हारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम लोग मेरे भाई बात करेंगे, और बेहतर तरीके से बताना 17 नंबर के सवाल को। ठीक है ना? देखो, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर सामान्य कार्य को करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे अंग जो संरचना के उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं असमजात अंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम लोग कहते हैं असमजात अंग, है ना। और 18 नंबर का सवाल है, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। लिंक होगा, प्लेलिस्ट होगा साइंस का ऑब्जेक्टिव करके, तो सारे चैप्टर्स उसमें हैं। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी मेरे भाई? किस जीव के कारण आपको बताना है कि ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति थी, है ना, तो किस जीव के कारण हुई थी? तो शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल के कारण, राइट ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि 19 नंबर का आपका सवाल है। और सवाल कह रहा है कि 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे? मीथेन, अमोनिया, जल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, इनमें से कोई भी नहीं। कंफ्यूज हो गए ना? मैं भी हो सकता था। अरे तुम्हें पता है आज से 3.5 अरब पहले पृथ्वी के सतह पर कौन सा रसायन था? मीथेन भी था, अमोनिया भी था, और जल भी था, है ना। कंफ्यूजन हुआ था ना? बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा? डी नंबर का। ठीक है? तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, है ना,
लेकिन आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से करेंगे। आपके मन में सवाल आना चाहिए मेरे भाई, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? 21 पीढ़ी, एगो चूहा के मर गई, तगला जो बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, मतलब उसके 21 वो प्रजाति पे एक साइंटिस्ट ने मेरे भाई काम किया था। उसका नाम था वाइसमैन। क्या नाम था? वाइसमैन। वाइसमैन भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन वाइसमैन याद रख लेना, ठीक है। चलो 21 नंबर का सवाल है, फटाक से आंसर देना आपको। मनुष्य का पूरा नाम क्या है? होमोसेपियंस, है ना, यानी कि वैज्ञानिक नाम भी कोई पूछता है तो होमोसेपियंस कहा जाता है, या पूरा नाम कोई बोलता है तो होमोसेपियंस मनुष्य को कहा जाता है साइंस के भाषा में, ठीक ना। और 22 नंबर का तुम्हारा सवाल है कि मानो होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से। कहाँ से हुआ था मेरे भाई? अफ्रीका से हुआ था। ये तो दिल बन गया भाई। मेरे को भाई उतना आर्ट ऊट आता नहीं है ना, सो मजाक मत बनाना। हम लोग आम ही सेव बनाना बचपन में सीखे और बाकी कुछ भी हम लोग को आया नहीं था, है ना। हम लोग का एज ख़त्म हो गया। संसार में मानव की कितनी प्रजाति है? एक ही तो है। मानव की कितनी प्रजाति है? एक है। अरे माने ख़त्म नहीं हुआ, बट उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पर, है ना। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? मनुष्य का जो सबसे क्लोज वाला संबंधी है ना, वो चिंपांजी है। हम लोग चिंपांजी से ही तो मनुष्य बने हैं, है ना। बोला जाता है ना, इतिहास पढ़े हो बाबू कि बंदर से इंसान बन गया है। अगला सवाल है, कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? वंशगत नहीं पूछ रहा है ना, तो बाल की प्रकृति जो है अनुवंशिक, मतलब अभिलक्षण जो है वंशगत नहीं है। कौन? बाल की प्रकृति। बाकी तो तुम्हारा जो आँख का रंग है, चमड़ी का रंग है और शरीर का आकार है, ये सब तुम्हारा वंशगत है। 26 नंबर का सवाल है और इसका आंसर हो सके तो आप मेरे को बहुत क्लियर तरीके से बताओगे कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? संवृत्ति अंग होते हैं, या कैसे होते हैं? संवृत्ति अंग होते हैं, राइट ना। मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आता होगा। लेक्चर तो सब्सक्राइब करना है, दोस्त को बताना है, सिंपल सा बात है, इस चैनल को आगे बढ़ाना है, तभी तो आपको कंटेंट दे पाऊँगा। मिलर एवं यूरो द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? तो एमिनो अम्ल, शर्करा और आरएनए तीनों बना था, तो इनमें से तुम्हारा सभी हो जाएगा मेरे भाई। 27 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। कैमरा थोड़ा नीचे होता ना, बहुत अच्छा होता। देखो, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो अफ्रीकी मानव का, है ना, अफ्रीका के जो इंसान हैं, जो मानव हैं, उनके सबसे निकट यानी कि सबसे करीबी, सबसे क्लोज वाले के बारे में बताना है, तो चिंपांजी। कौन मेरे भाई? चिंपांजी, ठीक है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 29 नंबर का, लिंग का निर्धारण हो जाता है। लिंग का निर्धारण हो जाता है, तो लिंग का निर्धारण मेरे भाई क्या कहलाता है? निषेचन के समय, है ना। लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है एक मनुष्य के शरीर में, तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही है। और 30 नंबर हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, तो सबको पता है, X और Y, है ना। चलो अगला सवाल है 31 नंबर का, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह होता है वृषण में। क्या? विषण में। चलो विषण में, है ना मेरे भाई। तो अच्छे से याद रख लेना, आधा सा भी कभी कभी डाल के दे देता है। और 32 नंबर का सवाल है कि मानव के लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं? मानव के लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं मेरे भाई? तो वो होता है, देखो, XY और XX दोनों, तो A एंड B, है ना। XX और XY दोनों होता है, यानी कि 2 ही लिंग के गुणसूत्र होते हैं। ऊपर भी क्वेश्चन करा हम लोगों ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, और इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से बताना है, ठीक ना। जनन कोशिका यानी युग्मक में गुणसूत्र की कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं मेरे भाई? तो प्रतिक्रिया आपको बताना है, तो 2 ही तो प्रतिक्रिया होगा ना। चलो जनन कोशिका की बात कर रहा है, युग्मक के गुणसूत्र की कितनी प्रतिक्रिया हो सकती है? 2, है ना। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव, उम्मीद करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करना, हर चीज़ आपको दे दूँगा, है ना मेरे भाई। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे एंड मचा दोगे। आपका भाई साथ खड़ा है, एक एक चीज़ को दे देगा, बस ज़रूरत है तो सब्सक्राइब करने की, है ना। याद रहेगा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।